आज से 10 साल पहले अगर आपको किसी ने ये बोला होता कि कंप्यूटर साइंस करो, कोडिंग सीखो, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में चले जाओ, तो शायद आज आप 70 से 80 लाख या फिर उससे ज्यादा कमा रहे होते। देखो उस टाइम पे ना ये कोई ऑब्वियस चॉइस नहीं थी। पेरेंट्स के लिए डॉक्टर्स और ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग जैसे मैकेनिकल और सिविल ही सबसे ज्यादा सेफेस्ट ऑप्शन थे। इसीलिए शायद मेरे कॉलेज के टाइम पे भी सीएस के सिर्फ 60 सीट्स थे और वही मैकेनिकल के 300 सीट्स। और आज देखो सारे मैकेनिकल वाले कहीं ना कहीं पे कोडिंग सीख के आईटी में ही जॉब कर रहे हैं। लेकिन जो लोग थोड़ा पहले समझ गए कि दुनिया डिजिटल होने वाली है, उन्होंने एक ऐसी वेव पकड़ ली जहां डिमांड रैपिडली बढ़ती रही और सप्लाई बहुत कम थी। और यही थॉट लेके आता है हमें इस वीडियो के मेन सवाल पे कि आज की डेट में कौन सा ऐसा फील्ड है, कौन सी ऐसी डिग्री है, कौन सा ऐसा स्पेशलाइजेशन है जिसे अगर हम लोग चूज करेंगे तो 2030 में भी इसकी बहुत ज्यादा डिमांड होगी। एंड इस वीडियो की आइडिया आई है पिछले वीडियो के टॉप कमेंटर कुणाल शर्मा से। इसीलिए आज हम लोग एक एक करके सारे मेजर स्ट्रीम्स कवर करेंगे, एआई, इंजीनियरिंग, कॉमर्स, फाइनेंस, लॉ, साइंस एंड आर्ट्स। और हर स्ट्रीम के अंदर मैं आपको 2 रास्ते दिखाऊंगा और दोनों के एग्जैक्ट नंबर्स यानी सैलरीज भी दिखाऊंगा। बिना किसी देरी के वीडियो को लाइक कर लो फॉर द एल्गोरिथम एंड प्ले इट एट 1.25x फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस। लेट्स स्टार्ट। लेकिन किसी भी फील्ड का नाम लेने से पहले एक चीज समझ लो, कंपनी एक पर्सन को 5 लाख और दूसरे को 50 लाख आखिर देती क्यों है? भले ही उन दोनों ने सेम डिग्री, सेम स्पेशलाइजेशन ही क्यों ना किया हो। क्या दूसरा 10 गुना ज्यादा मेहनत करता है इसीलिए, या फिर वो ज्यादा स्मार्ट है या फिर टॉपर है इसीलिए? दोनों का आंसर है नहीं। देखो डिफरेंस होता है उस प्रॉब्लम की वैल्यू में जो वो सॉल्व कर रहा है। अगर आपका काम कंपनी को 10 लाख का बेनिफिट देता है तो कंपनी आपको भला 50 लाख क्यों पे करेगी? लेकिन अगर आपकी स्किल की वजह से कंपनी 10 करोड़ कमा सकती है या फिर 10 करोड़ का लॉस बचा सकती है तो आपकी सैलरी सडनली उन लोगों को जस्टिफाइड लगने लगती है। इसीलिए हाई पेइंग करियर्स के लिए एक सिंपल फॉर्मूला याद रखो, एक्सपेंसिव प्रॉब्लम, स्केयर स्किल एंड मेजरेबल इंपैक्ट। ये तीनों जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे अर्निंग पोटेंशियल उतनी ही ज्यादा होगी। और एक छोटा सा डिस्क्लेमर, आगे मैं जो भी नंबर्स बताऊंगा वो इंडिया के टिपिकल रेंज है जो आपकी स्किल, सिटी और कंपनी के हिसाब से ऊपर या नीचे हो सकता है। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट स्ट्रीम व्हिच इज एआई एंड डेटा। सबसे पहले तो अपना ये कंफ्यूजन क्लियर कर लो कि मैं एआई टूल्स यूज कर लेता हूं, ये आपको कोई स्किल नहीं रही है। आजकल हर आंडू पांडू एआई यूज कर लेता है। मैंने आपको 2 लोगों का एग्जांपल देके समझाता हूं। पहला बंदा मान लो ChatGPT से काम करवा लेता है, बेसिक रिपोर्ट्स निकाल लेता है, एक छोटा सा चैटबॉट भी बना लेता है। और वहीं पे दूसरा बंदा एक बैंक के लिए एआई फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम बना रहा है। उसे डिसाइड करना है कि सिस्टम कौन सा डेट यूज करेगा, कस्टमर की कितनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन बताना उनके लिए सिक्योर होगा। फिर अगर मॉडल ने सही डिसीजन लिया तो कंपनी के लॉस होने से पहले स्कैमर को पकड़ा कैसे जाएगा। देखो दोनों लोग ना यहाँ पे एआई यूज कर रहे हैं, लेकिन पहला एक एआई यूजर है और दूसरा एआई सिस्टम बिल्डर है। आज की डेट में ना बहुत सारे कॉलेजेस में एआई के नाम पे ChatGPT से बनाए हुए एक चैटबॉट को एज अ प्रोजेक्ट बताते हैं। ये ना एक पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट हो सकता है, बट ये प्रूफ नहीं हो सकता कि आप प्रोडक्शन रेडी एआई सिस्टम्स हैंडल कर सकते हो। देखो रियल डिफरेंशिएशन तब बनेगा जब आप ये दिखा सको कि आपका सिस्टम रियल यूजर्स कैसे हैंडल करता है, उसकी एक्यूरेसी टेस्ट होती है, उसका डेटा कितना प्रोटेक्टेड है वो टेस्ट होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि क्या वो लो कॉस्ट पे चल सकता है ये भी चेक होता है। अब ये करने वाले लोग ही आगे चल के ML इंजीनियर्स, एआई सिस्टम इंजीनियर्स, अप्लाइड एआई इंजीनियर्स बनते हैं। अब सीधा पैसे की बात करता हूं क्योंकि 90% ऑफ द लोग यही जानने के लिए इस वीडियो पे आए हैं। तो इंडिया में एआई या फिर ML इंजीनियर का जो फ्रेशर होता है उसकी स्टार्टिंग सैलरी यूजुअली अराउंड 6 to 9 लाख रुपीस पर एनम होती है। और अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग जेन एआई या फिर LLM का पोर्टफोलियो है तो इजीली आपको 12 से 22 लाख पर एनम तक भी मिल जाएगा। उसके बाद सीनियर स्पेशलिस्ट 40 to 80 लाख पर एनम और टॉप लोग 1 करोड़ से भी ऊपर की कैटेगरी में आते हैं। अगर मैं अर्निंग और अपॉर्चुनिटी दोनों को कंबाइन कर दूं तो एआई सिस्टम इंजीनियरिंग अगले 5 साल का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ओवरऑल करियर बेट में से एक है। उसके बाद दूसरी स्ट्रीम है इंजीनियरिंग। और यहाँ पे सबसे बड़ा मिथ ये है कि इंजीनियरिंग मतलब कोडिंग ही होती है। ऐसा नहीं होता। इंजीनियरिंग मतलब सिर्फ कोडिंग नहीं होती। आप जो बात कर रहे हो वो सॉफ्टवेयर की बात है, लेकिन मैं फिजिकल की बात कर रहा हूँ। चाहे ChatGPT हो, सेल्फ ड्राइविंग टेस्ला कार हो या फिर कोई नॉर्मल वॉशिंग मशीन ही क्यों ना हो, इन सब के अंदर इंटेलिजेंस आखिर आती कहां से है? सॉफ्टवेयर सिर्फ इंस्ट्रक्शन देता है, लेकिन प्रोग्राम्स रन होते हैं एक्चुअल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ये जो आपका लैपटॉप या फोन है ना, उसके अंदर जो फिजिकल हार्डवेयर है उसकी बात कर रहा हूं मैं। अब सेमीकंडक्टर वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। और यही पे इंजीनियरिंग की सबसे अंडररेटेड स्पेशलाइजेशन छुपी है, VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड सेमीकंडक्टर्स। VLSI इंजीनियर्स बेसिकली चिप डिजाइन करते हैं। वो एक नाखून जितने छोटे से चिप पे कोर ट्रांजिस्टर्स इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि वो कम बिजली, कम हीट और कम जगह में भी रिलायबली काम करे। अब इनकी वैल्यू सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ज्यादा क्यों है वो समझो। देखो सॉफ्टवेयर में बग मिले तो सेम डे आप उसे पैच करके वापस डिप्लॉय कर सकते हो, लेकिन अगर
अगर चिप मैन्युफैक्चर होने के बाद उसमें कोई मेजर डिजाइन एरर मिलता है तो पूरा का पूरा सिलिकॉन दोबारा से बनाना पड़ता है। एक इंजीनियर की एक छोटी सी गलती महीनों का हार्ड वर्क और करोड़ों की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रिस्क में डाल सकती है। इसीलिए ये जो ताइवान में सेमीकंडक्टर कंपनीज है ना, वो इंजीनियर्स को सर्किट बनाने के लिए नहीं बल्कि एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव मिस्टेक्स प्रिवेंट करने के लिए पे करती है। एक एग्जांपल देखो, 2030 में इंडिया ने 8510 इंडस्ट्रियल रोबोट्स इंस्टॉल किए थे, पिछले साल से 59% ज्यादा। यही पैटर्न दो और जगह पे दिखता है, एक है रोबोटिक्स और दूसरा साइबर सिक्योरिटी, जहां पे कंपनी आपको कुछ बनाने के लिए नहीं बल्कि अपने आप को डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए पे करती है। अब सेमीकंडक्टर, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, इन तीनों का एक कॉमन फैक्टर ये है कि इन्हें एआई रिप्लेस नहीं कर सकता, उल्टा बेहतर जरूर बना सकता है। अब जरा नंबर्स देखो, VLSI में फ्रेशर्स का स्टार्टिंग इंडिया में यूजुअली 5 से 10 लाख पर एनम का होता है और इंटेल, क्वालकॉम, एनवीडिया जैसे टॉप प्रोडक्ट कंपनीज में स्टार्टिंग सैलरी ही 15 से 30 लाख पर एनम तक जाती है। ऊपर से सीनियर और स्पेशलिटी रोल्स के लिए 40 लाख से 1 करोड़ से भी ज्यादा तक सैलरी जा सकती है। अब ग्लोबल रोल्स में से 3 से 5 गुना ज्यादा होता है क्योंकि वहां पे आप डॉलर से कमाते हो। कैलकुलेटर खोल के खुद कैलकुलेट कर लेना है कितना होता है, मैं नहीं बताने वाला। अब आती है तीसरी स्ट्रीम विच इज कॉमर्स। अब यहाँ पे समझो क्या क्या नया हो रहा है, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बोलने वाला हूँ जो शायद थोड़ी सी आपको चुभे, स्पेशली बीकॉम वालों को चुभे। अगर आप एक बीकॉम वाले हो तो मुझे माफ करना और दिल पे पत्थर रख के इस बात को सुन लेना है, फिर अपने कान बंद कर लेना। सिर्फ बीकॉम करके बेसिक अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, डेटा एंट्री और सिंपल टैक्स फाइलिंग करना आज लगभग वेस्ट हो चुका है, क्योंकि ये काम प्रेडिक्टेबल है, रूल बेस्ड है और रिपीटेटिव है। ये जो ट्रेड्स मैंने आपको अभी बताई ना, वो एग्जैक्टली वही चीजें है जो एआई सबसे पहले ऑटोमेट कर सकता है। दो लोग देखो, पहला बंदा एंट्रीज पास कर रहा है, बेसिक जीएसटी रिटर्न्स फाइल कर रहा है, वहीं पे दूसरा बंदा एक कंपनी की एक्विजिशन के लिए एक ऑडिट कर रहा है, जहां एक छुपा हुआ गलत नंबर या फिर एक गलत जीरो करोड़ों का फ्रॉड बन सकता है। दोनों लोग कॉमर्स से आए, लेकिन पहला डेटा एंट्री कर रहा है और दूसरा ये डिसाइड कर रहा है कि पूरी डील सेफ है या फिर नहीं। और यही पे ना इंफॉर्मेशन और जजमेंट अलग हो जाते हैं। एआई आपके लिए नंबर्स निकाल के देगा, रिटर्न्स ड्राफ्ट करके देगा, लेकिन एआई कभी आपको ये प्रिसाइजली नहीं बता सकता कि ये नंबर सही है या फिर मैनिपुलेटेड। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, एआई सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकता है कि बिजनेस पे इन नंबर्स का क्या असर पड़ेगा। वहीं पे एक रियल ह्यूमन प्रिसाइजली पॉइंट आउट कर सकता है कि बिजनेस पे इन नंबर्स का क्या असर पड़ेगा। वो जजमेंट, वो लायबिलिटी सिर्फ इंसानों के हाथ में रहती है। तो कॉमर्स में ना जेनरिक अकाउंटेंट और एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल के बीच सबसे बड़ा गैप है, और इस गैप को पार करने का सबसे एक्सेसिबल और सबसे ग्लोबल रास्ता एक ही क्वालिफिकेशन देता है, विच इज ACCA, यानी एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। ये क्वालिफिकेशन आपको 180 से ज्यादा कंट्रीज में काम करने लायक बनाता है। मतलब आपका कॉमर्स का मोड सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं रहता। अब आप सोचोगे जब CA है तो ACCA क्यों? इसका फर्क बहुत सिंपल है। CA इंडिया के डोमेस्टिक ऑडिट के लिए है, लेकिन ACCA इज ग्लोबल। 180 से भी ज्यादा कंट्रीज में रिकॉग्नाइज्ड है और MNCs और बिग 4 के ग्लोबल फाइनेंस टीम इसे स्पेसिफिकली प्रेफर करती है। दूसरा, CA के एग्जाम्स ग्रुप्ड और बहुत ज्यादा ब्रूटल होता है, जिनका ना पास रेट भी एकदम सिंगल डिजिट तक गिर जाता है। लेकिन ACCA पेपर बाय पेपर है, जिससे आप कॉलेज या जॉब करते करते अपनी पेस के साथ इसे क्लियर कर सकते हो। और एलिजिबिलिटी सिर्फ इतनी कि आपका बस 10th क्लियर होना चाहिए। इसका ड्यूरेशन है 1.5 से 3 साल का, और अगर आप ऑलरेडी बीकॉम या फिर BBA कर रहे हो तो आपको 5 पेपर्स तक का एग्जेम्पशन मिलता है, और क्वालिफाइड CA हो तो 9 पेपर्स तक का एग्जेम्पशन मिलता है। एग्जेम्पशन यानी आपको पेपर्स नहीं देने पड़ेंगे। अब इसका फायदा क्या होता है कि जो आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो वो वेस्ट नहीं जाता, उसके क्रेडिट्स मिलते हैं। और नंबर की बात करें तो इंडिया में ACCA फ्रेशर्स यूजुअली 4 to 8 लाख रुपीस पर एनम से शुरू करते हैं, और टॉप ऑफर्स 12 लाख पर एनम तक जाती है। प्लस जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आएगा वैसे वैसे आपको 15 से 25 LPA इजीली मिल जाएंगे। और सीनियर फाइनेंस कंट्रोलर या फिर CFO लेवल पे ये 40 to 50 लाख से लेकर 1 करोड़ से भी ज्यादा तक जाता है। और अगर आप UK या दुबई जाते हो तो यही सेम क्वालिफिकेशन आपको 20 से 30 लाख इजीली दिलवा सकती है। और वही जो जेनरिक बीकॉम की डिग्री करता है और एक अकाउंटेंट बन जाता है जो सिर्फ एंट्रीज पास करता है, वो अक्सर 3 से 5 LPA पर ही अटका रहता है। अब ACCA प्रोफेशनल्स को KPMG, PwC, EY, ग्रांट थॉर्टन, एक्सेंचर और बार्कलेज जैसी फर्म हायर करती है, और वो भी फाइनेंशियल एनालिस्ट, फाइनेंशियल कंट्रोलर और टैक्स कंसल्टेंट के रोल में। लेकिन एक बात मैं ऑनेस्टली बोलूंगा, ACCA का ग्लोबल पास रेट अराउंड 40% है, तो ये इजी नहीं है। एंड इसीलिए यहाँ पे जेल एजुकेशन की बात करना बहुत जरूरी है। जेल ACCA बॉडी का प्लैटिनम पार्टनर है, और वहां पे पढ़ाने वाले खुद ECCA मेंबर्स है। जेल के स्टूडेंट्स का पास रेट है 85%, जबकि ग्लोबल एवरेज सिर्फ 40% है। इसके साथ साथ 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस भी मिलता है, रेज्यूमे और लिंक्डइन बिल्डिंग से लेकर मॉक इंटरव्यूज तक। और एक बोनस चीज भी मिलती है, ACCA बॉडी के साथ आपकी रजिस्ट्रेशन भी फ्री में हो जाती है, जिससे आपके लगभग अराउंड 89 पाउंड यानी लगभग अराउंड 11 to 12,000 रुपीज बच जाएंगे। और एक बात है जो मैं हर
कॉमर्स स्टूडेंट को कहना चाहता हूं, देखो ACCA एक ऑप्शन है, लेकिन ये सिर्फ एक ही ऑप्शन नहीं है। आज आप CPA, ACCA, CFA, CMA, FRM ये सारे नाम सुनते हो, और इतने नाम सुनने के बाद ना आपको समझ में नहीं आता कि भाई कौन सा आपके लिए सही होगा। एंड सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स यही पे करते हैं, कोई गलत कोर्स चूज करके। इसीलिए जेल एक फ्री काउंसलिंग सेशन दे रहा है, जहां आप एक एक्सपर्ट से बात करके ये समझ सकते हो कि आपके बैकग्राउंड और गोल्स के लिए कौन सा रास्ता सही है। जैसे फॉर एग्जांपल CPA यानी सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, ये दुनिया की सबसे रिस्पेक्टेड अकाउंटिंग और फाइनेंस क्वालिफिकेशंस में से एक है, जो अकाउंटिंग, ऑडिट, टैक्सेशन और कॉर्पोरेट फाइनेंस में ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज खोलती है। लेकिन CPA आपके लिए सही है या नहीं, ये डिसाइड करने के लिए आपको पहले क्लैरिटी चाहिए, जो आपको जेल देगा। एंड इनफैक्ट एक और चीज जो रिक्रूटर देखते हैं, वो सिर्फ डिग्री नहीं देखते, बल्कि ग्लोबल एक्सपोजर और प्रैक्टिकल स्किल्स देखते हैं। इसीलिए जेल का एक थाईलैंड इमर्शन प्रोग्राम है, जो एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी AIT थाईलैंड में होता है, जहां पे 50 से भी ज्यादा कंट्रीज के स्टूडेंट्स आते हैं। इसके साथ साथ आपको एक करियर बूस्टर पैकेज भी मिलता है, जिसमें एक्सेल, पावर BI, टैबलो, फाइनेंशियल मॉडलिंग और रियल इंटरव्यू क्वेश्चंस कवर होते हैं। तो अगर आप ACCA, CPA, ग्लोबल फाइनेंस करियर या फिर थाईलैंड इमर्शन के बारे में और ज्यादा क्लैरिटी चाहते हो, तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म की लिंक है, उसे फिल करके जेल की फ्री काउंसलिंग सेशन को बुक कर लो। देखो यहाँ पे कोई कोर्स बेचने की बात नहीं है, सिर्फ अपने ऑप्शन समझने की बात है। जेल एजुकेशन की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप बढ़ते हैं आगे। एंड आई डोंट फील इंसानों से बेहतर उसे AI कर सकता है। उसके बाद चौथी स्ट्रीम है फाइनेंस, और अगर सिर्फ एब्सोल्यूट अर्निंग सीलिंग देखे तो ये पूरी वीडियो का विनर बन सकती है। लेकिन बस एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे पोजीशन इतनी कम है कि मैं ये सबके लिए रेकमेंड नहीं करूंगा। देखो कॉमर्स और फाइनेंस में एक बेसिक फर्क है, सबसे पहले वो समझो। कॉमर्स में आप पैसे रिकॉर्ड और इंटरप्रेट करते हो, वहीं पे फाइनेंस में आप पैसे को मूव करते हो। और यहाँ पे सबसे बेस्ट जॉब है क्वांट रिसर्चर की, जो मिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स एनालाइज करता है, जैसे प्राइस, वॉल्यूम, इंटरेस्ट रेट और न्यूज सेंटिमेंट्स, और फिर एक मैथमेटिकल मॉडल बनाता है जो ये एस्टिमेट कर सकता है कि डिफरेंट आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब देखो दुनिया का कोई भी सुपर कंप्यूटर चार्ट देखकर ये नहीं बता सकता कि कल स्टॉक ऊपर जाएगा या फिर नीचे, until unless it is BlackRock का अलादीन। If you guys know, you know. Suppose एक क्वांट इंजीनियर कहता है कि प्रॉफिटेबल आउटकम की प्रोबेबिलिटी 50% के बजाय 51% है, यानी सिर्फ 1% का फर्क। तो समझो वो 1% का फर्क भी कितना मैटर करता है। तो उस 1% की इंपॉर्टेंस समझना। अगर कोई एक फर्म ये सेम डिसीजन मिलियंस ऑफ बार रिपीट करती है मिलियंस ऑफ डॉलर्स के साथ, तो वो छोटा सा 1% का एज एनॉर्मस प्रॉफिट बन जाता है। अब पैसे की बात करते हैं तो इंडिया में IB एनालिस्ट का यूजुअल स्टार्टिंग सैलरी होता है 12 to 15 लाख पर एनम, और गोल्डमैन सैक्स, JP मॉर्गन जैसे फर्म्स में आपको इजीली 22 से 30 लाख रुपीस पर एनम तक मिल जाते हैं। प्लस VP लेवल पे ये 40 to 70 लाख हो जाता है, और MD लेवल पे 1 से 2 करोड़ से भी ज्यादा हो जाता है। और अगर आप ग्लोबल एलिट्स की सैलरी सुनोगे तो आप पागल ही हो जाओगे। जेन स्ट्रीट एक कंपनी है जो न्यूयॉर्क में क्वांट रिसर्चर कुछ दिनों पहले हायर कर रही थी, मैंने लिंक्डइन पे देखा था। तो उसकी जो बेस सैलरी थी ना, वो $3 लाख थी, यानी लगभग 2.5 करोड़ रुपीस, और ये एनुअल बोनसेस के अलावा है। ये बेसिकली ये दिखाता है कि टॉप एंड पर कंपनीज क्वांटिटेटिव एबिलिटी के लिए कितना पे कर सकती है। लेकिन वहीं पे डाउनसाइड भी है, एंट्री बैरियर बहुत एक्सट्रीम है। आपको मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि कंपनीज को 1000 एवरेज रिसर्चर्स नहीं चाहिए, उनको बस कुछ गिने चुने एक्सेप्शनल लोग चाहिए जिनके आइडियाज मार्केट को बीट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप IIT, टॉप ग्लोबल यूनिवर्सिटीज और PhD बैकग्राउंड वाले लोगों के अगेंस्ट कंपीट करते हो। भेड़ बकरियों की तरह इसमें घुसने से पहले ये देखो कि उस डोरवे के सामने कितने एक्सेप्शनल लोग खड़े हैं, और खुद से बस एक ही सवाल करो कि क्या तुम उन्हें बीट कर पाओगे। अगर जवाब हाँ आया तो दिस कुड बी योर करियर। उसके बाद 5वीं स्ट्रीम है लॉ, और ये स्ट्रीम सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड है। लोग सोचते हैं कि लॉ AI से सेफ है, कोर्ट में AI थोड़ी लड़ने जाएगा केस, लॉयर की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। लेकिन ये सिर्फ आधा सच है, क्योंकि लॉ का एक हिस्सा AI सबसे पहले खा रहा है। देखो 2 लोगों के एग्जांपल देता हूं। पहला जूनियर लॉयर जो डॉक्यूमेंट रिव्यू कर रहा है, टेम्पलेट कॉन्ट्रैक्ट्स ड्राफ्ट कर रहा है, पुराने जजमेंट्स में रिसर्च कर रहा है, और वहीं पे दूसरी तरफ एक लॉयर है जो एक एक्विजिशन स्ट्रक्चर कर रहा है। एक गलत क्लॉज पूरी डील तोड़ सकता है या कंपनी को करोड़ों की लायबिलिटी में डाल सकता है। दोनों लॉ के बैकग्राउंड से आए, लेकिन पहला वाला रीडिंग, सर्चिंग, ड्राफ्टिंग और फॉर्मेटिंग एग्जैक्टली वो सारे काम कर रहा है जो AI उससे ज्यादा तेज, ज्यादा सस्ते में और 24 घंटे से भी कम टाइम में कर सकता है। और वहीं पे दूसरा बंदा स्ट्रैटेजी, नेगोशिएशन और हाई स्टेक्स जजमेंट पे खेल रहा है, जो AI नहीं कर सकता। देखो AI आपको कॉन्ट्रैक्ट लिख के दे देगा, 100 जजमेंट्स कुछ मिनट्स में पढ़ के दे देगा। फाइनल सवाल ये होता है कि मेरे बिजनेस के लिए क्या करना सही है, और अगर ये कदम गलत गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। यहाँ पे भी ना डॉक्टर टाइप की चीजें काम करती है, जैसे एक्सपीरियंस, ट्रस्ट और प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड। तो लॉ में फ्यूचर का विनर कौन रहेगा?
कॉर्पोरेट एंड M&A लॉ, IP एंड टेक्नोलॉजी लॉ, डेटा प्राइवेसी एंड AI रेगुलेशंस। ये ना कुछ स्पेशलाइज्ड हाई स्टेक एरियाज है जहां पे एक इंसान के जजमेंट पे करोड़ों रुपए टिके होते हैं। आप जरा नंबर्स देखो, इंडिया में एक फ्रेशर लॉयर की स्टार्टिंग सैलरी लगभग 6 से 12 लाख पर एनम होती है, लेकिन अगर आप टिक गए और टॉप लिटिगेटर बन गए तो आप सिर्फ एक हियरिंग के 5 से 30 लाख रुपए तक चार्ज कर सकते हो। लेकिन उतनी ज्यादा डाउनसाइड भी है क्योंकि लॉ एक बहुत ज्यादा लॉन्ग गेम है। नाम बनाने में, ट्रस्ट बनाने में और सीनियरिटी तक पहुंचने में सालों लग जाते हैं। शायद इसीलिए सारे अच्छे लॉयर्स थोड़े बुड्ढे होते हैं। मजाक कर रहा हूं। उसके बाद चौथी स्ट्रीम है साइंस एंड मेडिसिन, और इस स्ट्रीम को ना 22 साल की उम्र में जज मत करना, क्योंकि हो सकता है 22 साल में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अर्निंग स्टार्ट कर चुका हो, जबकि मेडिकल स्टूडेंट अभी भी किसी हॉस्पिटल में छोटी सी ट्रेनिंग कर रहा हो। अगर आप कंपैरिजन सिर्फ फर्स्ट 5 इयर्स का करके देखोगे ना, तो मेडिकल आपको बहुत ज्यादा वीक और बकवास डिसीजन लगेगा। लेकिन अगर आप कंपैरिजन को 35, 40, 50 पे शिफ्ट कर दोगे तो आपकी पिक्चर ना कंप्लीटली बदल जाती है, क्योंकि कोई पेशेंट कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी के लिए किसी 25 साल के यंग डॉक्टर को किसी एक्सपीरियंस सर्जन के ऊपर चूज नहीं करेगा। आपने कितने केसेस सक्सेसफुली हैंडल किए, आपकी इयर्स ऑफ जजमेंट कैसे रही है, आपकी रेपुटेशन कैसी है, या फिर आपका पेशेंट का आपके ऊपर ट्रस्ट कितना है, ये सब कुछ मिलकर एक ऐसी करियर ट्रैजेक्टरी सेट करते हैं जो कोई भी और फील्ड मैच नहीं कर सकता। लेकिन एक सच बात बोलूंगा, जितने भी सारे जेनरिक पाथ्स है ना, जैसे BSc, जनरल नर्सिंग, फार्मेसी और टेक्नीशियन रोल, इनमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, लेकिन जो अर्निंग सीलिंग है ना वो कंपैरेटिवली कम है। और पैसे की अगर बात करूं तो फ्रेश MBBS डॉक्टर की स्टार्टिंग इंडिया में यूजुअली 4 से 8 लाख पर एनम पे होती है। उसके बाद MD/MS स्पेशलिस्ट की 15 से 30 लाख पर एनम, और सुपर स्पेशलिस्ट जैसे कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन और ऑन्कोलॉजिस्ट 1 करोड़ से भी ऊपर कमाते हैं। लेकिन ये जो नंबर्स है ना, वो 10 से 15 साल की ट्रेनिंग के बाद ही आपको मिलेंगे। देखो मेरे हिसाब से ना मेडिकल का सबसे बड़ा कॉस्ट फीस नहीं होता, बल्कि डीलेड अर्निंग होती है। ये जो डॉक्टर्स है ना, वो आज की डेट में 28 से 30 साल की उम्र के बाद ही कुछ ढंग की इनकम अर्न कर पा रहे हैं, और तब तक एक इंजीनियर के पास 6 से 8 साल की सैलरी और कंपाउंडिंग का एडवांटेज ऑलरेडी आ चुका होता है। ऊपर से ये जो करियर है ना आपका, वो इमोशनली न्यूट्रल नहीं रहेगा। देखो कोई भी सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है तो उसे रिस्टोर किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी डॉक्टर के किसी रॉन्ग डिसीजन की वजह से किसी की हेल्थ परमानेंटली अफेक्ट कर दे तो वो चीज उसे रात को सोने भी नहीं देगी। तो मेडिकल को ना मैं इस वीडियो में 2 टाइटल्स दूंगा। नंबर 1 बेस्ट लॉन्ग टर्म करियर स्टेबिलिटी, एंड नंबर 2 वर्स्ट अर्ली इनकम करियर। उसके बाद आते हैं आखिरी स्ट्रीम पे, विच इज आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी। और यहाँ पे ना मैं आपको सबसे ज्यादा काउंटर इंट्यूटिव बात बोलने वाला हूँ। AI के जमाने में आर्ट्स की वैल्यू गिरेगी नहीं, बल्कि और ज्यादा बढ़ेगी। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। बरसों से आर्ट्स को नो स्कोप बोला गया है। BA का मतलब हमेशा बैकअप ऑप्शन रहा है, लेकिन जेनरिक आर्ट्स और अप्लाइड आर्ट्स में जमीन आसमान का फर्क होता है। मैं आपको वापस से 2 लोगों का एग्जांपल देके समझाऊंगा। देखो पहला बंदा वो है जो जेनरिक कंटेंट बना रहा है, रट्टा बेस्ड डिग्री कर रहा है, वही लिख रहा है जो लाखों लोग ऑल रहे। वहीं पे दूसरा बंदा ह्यूमन बिहेवियर समझ रहा है, लोग क्या चाहते हैं, क्यों क्लिक करते हैं, किस चीज पे ट्रस्ट करते हैं, और किसी भी चीज को वो क्यों खरीदते हैं, ये सब समझ रहा है। तो अब एक सिंपल चीज समझना, AI के जमाने में ना कंटेंट बनाना बहुत फ्री है। टेक्स्ट, इमेज, वीडियो सब कुछ बहुत ज्यादा फ्री हो चुका है। फ्री भी नहीं बोलूंगा, मैं तो बोलूंगा सस्ता हो चुका है। फ्री तो अभी तक कुछ है नहीं, सारी चीजों के यहाँ पे पैसे लगते हैं। और जब कंटेंट इतना चीप हो जाता है ना, तो वैल्यू कंटेंट में नहीं रहती, वैल्यू इस बात में आ जाती है कि क्या बनाना है, किस ऑडियंस के लिए बनाना है और क्यों बनाना है। और ये चीजें यानी टेस्ट, जजमेंट, कल्चरल इंसाइट्स और इमोशनल इंटेलिजेंस AI के पास नहीं है। इसलिए आर्ट्स के अंदर हाई वैल्यू रोल्स ये है: अप्लाइड साइकोलॉजी, बिहेवियरल साइंस, UX एंड प्रोडक्ट रिसर्चर, ब्रांड एंड नैरेटिव स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, मीडिया एंड कंटेंट IP। ये वो लोग हैं जो डिसाइड करते हैं कि AI क्या बनाएगा। AI उनके लिए काम करता है, उनकी जगह नहीं लेता। और अब मैं कुछ नंबर्स बताऊंगा जो आपको बहुत सरप्राइज करेंगे। UX या फिर प्रोडक्ट डिजाइनर की स्टार्टिंग सैलरी इंडिया में 3 से 6 लाख पर एनम है। UX रिसर्चर की 6 to 9 लाख पर एनम। ऊपर से सीनियर UX रिसर्चर, स्ट्रैटेजिस्ट और डिजाइन लीडर्स 30 से 55 लाख पर एनम तक लेते हैं। लेकिन इसके डाउन साइड भी है। आर्ट्स में ना कोई क्लियर करियर पाथ नहीं है, कोई भी फिक्स्ड लैडर नहीं होती कि पहले मुझे ये करना है, फिर ये करना है, फिर मुझे ये मिलेगा। आपको ना अपनी स्किल खुद बिल्ड करनी पड़ती है और अपना प्रूफ खुद दिखाना पड़ता है। और मेरे हिसाब से हर एक स्टूडेंट को आर्ट्स को सिर्फ एक डिग्री की तरह नहीं, लेकिन एक स्किल की तरह देखना चाहिए। मतलब ह्यूमन बिहेवियर, कम्युनिकेशन, टेस्ट, ये सारे एक टाइप से एक स्किल ही तो है। और आज के AI के जमाने में यही चीज है उसके लिए एक अनफेयर एडवांटेज बन सकती है। एंड लास्टली जाते जाते आपको जेल एजुकेशन के बारे में और एक बार रिमाइंड कर देता हूँ।
देखो जेल एजुकेशन के साथ जो मुझे पर्सनली इंप्रेसिव चीज लगी वो है उनका ट्रैक रिकॉर्ड। 1.5 लाख प्लस स्टूडेंट्स का करियर ऑलरेडी चेंज हो चुका है। और मैं पर्सनली आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा, अगर आप सीरियस हो फाइनेंस या फिर कॉमर्स में अपना करियर बनाने में, तो डिस्क्रिप्शन में जेल की लिंक है, वहां से अपना फ्री काउंसलिंग सेशन बुक करो, क्योंकि कंसल्टेशन के कोई पैसे नहीं लग रहे। बस 15-20 मिनट अपने इन्वेस्ट करो क्लैरिटी के लिए कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है। उनसे ना 3-4 सवाल पूछना। सबसे पहला तो तुम्हारे खुद के बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग तुम्हारे लिए कौन सा कोर्स बेटर रहेगा। उसके बाद दूसरा, करंट मार्केट डिमांड क्या है। उसके बाद तीसरा, प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रैक्टिकली कैसे वर्क करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, फी स्ट्रक्चर और पेमेंट ऑप्शंस क्या है। एंड क्वेश्चन नंबर 5, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपकी कोर्स टाइमलाइन रियलिस्टिकली कैसी होगी, यानी बेसिकली कितना टाइम लगेगा आपको कोर्स कंप्लीट करने में। एंड जो भी लोग मुझे कमेंट्स में बोलते हैं ना कि भैया मैं नेक्स्ट ईयर करूंगा, अभी उतने पैसे नहीं है, मैं सेव कर रहा हूं, तो भाई नेक्स्ट ईयर आपकी कंपटीशन और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे क्लिक करो और अपना फ्री कंसल्टेशन जरूर बुक करना। अब आते हैं इस वीडियो की एक आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात पे। इन सारे स्ट्रीम्स के ऊपर भी एक स्किल है जो हर डिग्री के साथ चलती है और जिसे कोई कॉलेज नहीं सिखाता। अब वो स्किल है लोगों को कन्विंस करना, रेवेन्यू लाना, बेचना। क्योंकि कंपनी के लिए सबसे वैल्यूएबल स्किल हमेशा टेक्नोलॉजी बिल्ड करना नहीं होता। टेक्नोलॉजी बिल्ड करने के लिए ऐसे लाखों लोग मिल जाएंगे। कभी कभी उनके लिए सबसे वैल्यूएबल स्किल ये होती है कि कस्टमर को उस चीज के लिए करोड़ों पे करने के लिए कन्विंस कैसे किया जाए। और वो स्किल किस डिग्री से आती है ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दिस वाज वैभव कडनर एंड यू वाचिंग द प्रीमियम साइड ऑफ यूट्यूब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।